ऑलराइट, सो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आइडियल, हाँ जी, आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि भाई अगर आप A और B दोनों को लेकर के मिक्स कर रहे हो प्योर लिक्विड A P नॉट A, प्योर लिक्विड B तो P नॉट B, इसके अपने कंटेनर में ये प्रेशर आने वाला है। अगर इनको आप मिक्स कर दे रहे हो A एंड B दोनों को, तो मैंने आपको बताया था भाई वेपर आप इसको दोनों मिलने वाले हैं, और ऊपर जो वेपर है उसके कॉम्पोजिशन को मैंने किससे डिनोट किया था? YA एंड YB, और अंदर वाले कंपोनेंट जो A एंड B है लिक्विड स्टेट में उनको क्या किया था बेटा? XA एंड XB। अब इसके हिसाब से हमने इनका प्रेशर निकाला था PS। बताओ राउल्ट्स लॉ से पार्शियल प्रेशर ड्यू टू A इज इक्वल टू क्या आएगा? हाँ जी सर, P नॉट A XA। अच्छा, इसी तरीके से PB क्या आएगा? XB। अच्छा याद करो, अगर वेपर फेज में मैं बोलूं कि बेटा आपको टोटल प्रेशर मालूम है, टोटल प्रेशर कुछ और नहीं PS ही है, और ये PS कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है यार, PS मतलब दोनों को ऐड कर दो ना गैस के फॉर्म में। तो अगर पार्शियल प्रेशर मालूम हो तो टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ देम। सो PA प्लस PB कितना आ जाएगा? P नॉट A XA प्लस, क्या तक कराया था आपको? बोलो मुझे ये बताओ, डाल्टन्स लॉ के फॉर्म में अगर मुझे YA एंड टोटल प्रेशर में रिलेशन डालना हो तो क्या मैं PA को इतना लिख सकता हूं? टोटल प्रेशर इंटू YA, या मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर। क्या ये ऐसा लिख सकता हूं बेटा? तो अब से एक लाइन में आपको ये लिखना है कि PA कभी भी आ जाए P नॉट A XA एंड दैट विल बी इक्वल टू YA इंटू टोटल प्रेशर। ठीक इसी तरीके से क्या इसको मैं लिख सकता हूं? YB इंटू टोटल प्रेशर। बोलो, तो ये सब करके हम लोगों ने लिखा हुआ था, सारा कहानी इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। मुझे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताओ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन की, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ये आर्यन स्टार्ट करो, जितने प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान हो कि आइडियल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है वो मेरे को डिस्क्राइब करो। चलो स्टार्ट हो जाओ, जितने भी तुम्हें ध्यान है। हाँ, डेल्टा क्या चीज, किस चीज का डेल्टा? मिक्सिंग कर रहे हैं, हाँ बात सही है बिल्कुल। हाँ, डेल्टा क्या बेटा? डेल्टा ऑफ व्हाट? तो आंसर आपको याद है भाई? शौर्य बोलो। डेल्टा H मिक्सिंग 0 होना चाहिए, ध्यान है सबको? ये दूसरा क्या बताया था मैंने? डेल्टा V ना भाई, दोनों को मिक्स करने पे कोई हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, और वॉल्यूम में कोई नेट एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज मैंने बताई थी, बताओ। हाँ जी, सिस्टम का जो वैल्यू है, सिस्टम का वैल्यू है वो क्या होगा? पॉजिटिव। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? मैंने समझाया था कि भाई A लिक्विड यहां से यहां तक मूव कर रहा है, जब मिक्स कर दोगे तो पूरा फ्रीडम मिल जाता है उसको, डबल वॉल्यूम मिल जाता है अगर इक्वल वॉल्यूम में उन्हें मिलाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एक बताया था, डेल्टा एच सराउंडिंग। सबको ध्यान है? क्योंकि बाहर भाई ना तो कोई हीट इवॉल्व हो रही है ना तो एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये वैल्यू सबकी 0 आनी चाहिए सराउंडिंग की। अच्छा, नेक्स्ट इसके डेल्टा जी किया था, वो तो ऑफ कोर्स लेस देन 0 या नेगेटिव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में मैंने बताया था, मस्ट फॉलो राउल्ट्स लॉ फॉर ऑल रेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की। और उसके भी आखिरी में मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे। हाँ भाई, एग्जांपल्स बताइए स्नेहा, कौन से एग्जांपल्स मैंने नाम लिए थे आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के? कौन से एग्जांपल्स मैंने बताए थे? खड़े हो जाइए बिल्कुल। प्रीति, प्रीति नहीं ध्यान है? बिल्कुल सही। और साथ में CHCl3 का मैंने एग्जांपल बोला था, इसके साथ क्या है? तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अरे सिंपल सा है, जहां क्लोरीन वहां ब्रोमीन डाल दो ना, CHBr3, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म, साइक्लोहेक्सेन साइक्लो, यार इतना सिंपल तो बताया था। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन टॉल्वीन,
इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करो, रिवाइज करके रखो, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बताए थे। उसके बाद मैंने आपको ग्राफ बनाया था, ध्यान है सबको। ग्राफ कैसे कैसे बनाया था बेटा, आपको अगर इस साइड प्रेशर हो, वेपर प्रेशर, तो मैंने आपको बताया था कि अगर XA से स्टार्ट करें, 0 से लेकर के यहाँ XA1 है, अच्छा A1 है तो नेचुरली B कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ A0 है तो B कितना हो जाएगा 1। तो बेटा यहाँ से आपको मैंने बताया था कि P0A एज्यूम किया है मैंने, P0B। अच्छा बताओ मुझे, ये जब मैं लिख रहा हूं तो ज्यादा वोलेटाइल कौन है? स्वाति तुमने क्लास किया था, दीक्षा क्लास किया था, तो बताओ इसमें, इफ P0A is greater than P0B, which component is more volatile? कंपोनेंट में पूछ रहा हूं, हाँ जी। लिक्विड इज मोर वोलेटाइल ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है सेम टेम्परेचर पे, तो वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। समझ आ रहा है सबको? तो भाई अगर ऐसा है तो P0A ग्रेटर देन P0B, तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि जब XA 0 हो तो उस समय उस लिक्विड में क्या होगा, प्योर B। तो प्योर B का अगर मान लो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है तो वो P0B होगा। अच्छा ठीक उसी तरीके से जब XA 1 हो तो उसका प्रेशर कितना आएगा, P0A। अच्छा याद है ये दोनों स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होते हैं, इक्वेशन ध्यान है सबको, मैंने पूरा एक एक चीज आपको बताया था। फिर वही मैंने बताया था कि बेटा PA का इक्वेशन ये होगा और PB का ये होगा, ये हमारा PB है और ये किसका है, PA। ये सब कहानी सुना दिया था आप लोगों को। इसके बाद एक लास्ट में जाते टाइम पे मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था बॉइलिंग पॉइंट का, ध्यान आ रहा है आप सबको, बॉइलिंग पॉइंट का। उसमें याद है जिसका वोलेटिलिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूं, अगर मैं A बोल रहा हूं तो, ठीक है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड है, एंड B का बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे हाई होगा, PB। अब याद है मैंने आपको बताया था कि भाई इस तरह का कुछ कर्व आता है, ऊपर वेपर का और नीचे लिक्विड का। उस टाइम पे जब मैंने ग्राफ डिस्कस किया था उसमें इस साइड वाले का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा था, इसका कम था, तो डजंट मैटर ना, तो किसका है उसके हिसाब से बना लेंगे। ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन था और ये वेपर का था, सबको ध्यान है। इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या था, मैंने आपको समझाया था कि वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट। अगर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें से हम दोनों कंपोनेंट A एंड B को बाहर निकाल सकते हैं। भाई बताइए मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट किस में प्रेजेंट होगा, वेपर फेज में, और जो कम वोलेटाइल है वो फाइनली किस में प्रेजेंट होगा, लिक्विड। मल्टीपल डिफ्रैक्शन एंड कंडेंसेशन के बाद, सॉरी मल्टीपल इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बाद हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इस पे क्वेश्चन भी कर लिए थे मैंने। एक क्वेश्चन आपको लास्ट में जाते जाते दे के भेजा था, कितने लोगों ने ट्राई किया, हाथ उठाओ पहले, देख लो। अब यही है मैंने सबको दिया है, पर अभी ट्राई आप लोगों ने नहीं किया। चलो अब मैं देखता हूं कि क्या आंसर करते हो, मुझे एक बार डेटा याद दिला दो तो सब। हाँ जी बच्चों बताइए, मैंने क्या बोला था कि मैंने A एंड B दोनों लिया हुआ, राइट। लिक्विड मैंने ले रखा था A कितना और B कितना ले रखा था, है ना, और मैंने यहाँ पिस्टन लगा रखा था, राइट, और इसी को हम मूव करा रहे थे नीचे से ऊपर तक, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेम है। P0A कितना था बेटा, 100 टॉर, वेरी गुड। P0B कितना है, 120 टॉर। क्वेश्चंस मैंने क्या पूछे थे कि जब फर्स्ट ड्रॉप इवापोरेट, लिखवाया था ना क्वेश्चन, जब फर्स्ट ड्रॉप इवापोरेट हो रहा हो, जस्ट हो रहा हो, उस टाइम पे मुझे बताओ PS कितना आएगा, एंड दूसरा मैंने क्या पूछा था कि भाई YA YB बताओ। और फिर लास्ट में मैंने बोला था जब सारा लिक्विड लगभग ऐसे ऊपर लेते जाओगे तो एक एक ड्रॉप उड़ता जाएगा, ऊपर उड़ता जाएगा, तो धीरे धीरे लिक्विड का अमाउंट कम होगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमारा लास्ट ड्रॉप इवापोरेट होने को होगा, तो मैंने लास्ट ड्रॉप के लिए भी पूछा था आपसे, ठीक है, कि लास्ट ड्रॉप जब इवापोरेट होने को हो तब ये सारे सिचुएशन आप वापस से बताओ। ठीक है, चले करें अब इसको, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला केस, कितने लोग बोल रहे हो सर PS के लिए तो हमें इतना मालूम है कि हमें चाहिए P0A XA प्लस, और XA XB मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप
is about to evaporate. When first drop is about to evaporate, पहला ड्रॉप अगर हमारा इवापोरेशन की तरफ है तब क्या होने वाला? तो देखो, अगर फर्स्ट ड्रॉप इवापोरेट होने को है तो कितने लोग ये समझ रहे हैं सर कि अगर एक बूंद आप निकाल भी दे रहे हो तो ओवरऑल ए एंड बी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है लिक्विड के अंदर? पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है तो आई कैन वेरी क्लियरली से कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 एंड सम ऑफ मोल ऑफ देम विल बी 2 + 3। कितना आ गया भाई? 2 बाई कितना आ गया? तो ऐसे ही एक्स बी कितना आ जाएगा? 0.6। बोलिए, तो पहले वाले केस का जो पीएस निकालना है वो तो तुरंत हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा वो आंसर। 100 × 0.4 + 120 × 0.6, बताओ कितना आ गया भाई? 11। कितने लोग का ये आया था? हाथ उठाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई इनका ना वेपर फेज में ये जो एक ड्रॉप ऊपर गया था उस ड्रॉप में है बहुत कम, नेग्लिजिबल, लेकिन आखिर उसमें वाई भी कितना है? यही क्वेश्चन था ना। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक राउल्ट्स लॉ से और दूसरा किससे? हाँ जी, पीएस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अब बताओ, क्या मेरे को ये मालूम है वैल्यूज? क्या मेरे को पीएस मालूम है बेटा? अभी तो निकाला यार, तो क्या वाई नहीं निकल जाएगा? तो चलो रख दो। तो पी नॉट एक्स से कितना आ रहा था? 40। पीएस कितना है भाई? 120। 11 इंटू 1, तो वाई कितना है? प्रॉब्लम नहीं है, कर लो सिंप्लीफाई। कितना? 56 और कम करो, 20 और कम करो, भाई या डेसिमल में लेके जाना है, लेके दो। आ रहा है क्या सबको समझ में? तो वाई इतना आ गया, तो वाई इतना आ गया, तो वाई भी या तो ऐसे ही करके निकालो जैसे मैंने ये किया है, और या फिर सिंपली 1 माइनस कर लो। ये क्यों कर पा रहे हैं भाई? क्यों कर पा रहे हैं ये? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है कि किसी भी सॉल्यूशन में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू, तो एक का निकल गया तो दूसरे का सिंपली 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? ये 1 माइनस 5/14, 9/14 इज द राइट। तो पहला कंपोनेंट तो आप सबको करना चाहिए था क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं था। असली मजा किसमें तब पता है? सेकंड पार्ट में। कितने लोगों ने ट्राई किया है सेकंड पार्ट? चलो मैं 1 मिनट और दूंगा आप सोचने के लिए, ठीक है? 1 मिनट बस दूंगा, देखता हूं, क्योंकि सोच ले गए तो फिर इजी है। लास्ट ड्रॉप जब इवापोरेट होने को है तो उस समय आपको क्वेश्चन क्या पता है? आपको निकालना है पीएस कितना होगा लास्ट ड्रॉप जब इवापोरेट होने के लिए। अच्छा, एक्स ए एक्स बी कितना है ये मैंने पूछा था, वाई ए वाई बी कितना है ये पूछा है, ये सारे पार्ट मैंने पूछा। और लास्ट ड्रॉप मैं देखना चाहता हूं आप क्या सोचते हो। हिमांगी हो जाए तो आंसर करना एक बारी। जिसका भी आंसर आ जाए ऑनलाइन, वंशिका, यशव, सिमर, आर्यन, आप आंसर टेक्स्ट कर देना।
हाँ जी, चलूं मैं स्टार्ट करूं? ये तो पुराना वाला किया है यार, वो तो आप कर ही सकते हो तुम अपने। हाँ जी बच्चों, कर लिया, सोच लिया? आंसर निकलने चाहिए इसके ना। चलो देखते हैं, आ जाओ, बस स्टॉप राइटिंग, नाउ फोकस हियर। ध्यान से सुनो, पता है सारा सारा चीज बस सोचने पे ही, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। देखो, एक एक ड्रॉप जब उड़ता जाएगा बेटा, वेपर फॉर्म में जब चलता जाएगा, तो जब लास्ट ड्रॉप होने को होगा तो इतना तो क्लियर है सर कि जब लास्ट ड्रॉप होने को होगा तो इस ड्रॉप में ए कितना है और बी कितना है ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम चल पाएगा डायरेक्टली। लेकिन इस बारी हमें वेपर में कितने मोल है वो सब मिल जाएगा। कैसे? कि भाई जितनी चीजें थी लगभग सब ऊपर ही चली गई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इन वेपर फेज विल बी हाउ मच, जितना आपने पहले लिया था सर, और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन वेपर फेज विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 मोल। लेकिन इधर हम नहीं बोल सकते ए भी कितना है। तो इस बारी खास बात क्या है, आपको YA डायरेक्ट मालूम चल गया, YA विल बी 2/2 + 3, 0 पॉइंट कितना, एंड YB कितना हो गया 0 पॉइंट, ये मालूम चल गया ना। आपको XA XB नहीं मालूम है इस बारी, XA एंड XB नहीं मालूम है, तो क्या हम राउल्ट्स लॉ लगाना स्टार्ट करें? हमें तो एक चीज मालूम है कि सर पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए इज इक्वल टू P0A x में, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू Y, और YA इस बार हमें मालूम है। अच्छा, P0A भी मुझे मालूम था, ठीक है, x से मेरे को नहीं मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। तो ठीक इसी तरीके से P भी लिख दूं, P0B XP टोटल प्रेशर इनटू YB, ये भी हमें मालूम। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल है। एक तो ये वेरिएबल है, दूसरा कितने लोग बोल रहे हैं कि सर टोटल प्रेशर भी हमें कहां मालूम है। लेकिन इतना तो रिलेशन सभी को मालूम है ना कि भाई टोटल प्रेशर PT और PS इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B। तो बताओ, कायदे से देखो तो हमारे पास XA XB करके दो वेरिएबल है, XA XB, P0A P0B मालूम ही है, बोलो, और हमारे पास दो इक्वेशन भी मिल गए। तो क्या हम इन दोनों का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते? डबल इक्वेशन डबल अननोन, चलो करके देखते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सपैंड करते हैं पूरा। ये मिटा दूं, यहां लिख लेते हैं। चलो भाई, मैं PA को वापस लिखने जा रहा हूं। तो P0A बताओ बेटा कितना था? P0A 100 इंटू XA इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, बताओ कितना लिखूं मैं? 100 इंटू XA प्लस 120 इंटू 1 माइनस XA कर दो, खत्म करो ना कहानी, बोलो। ये हो गया आपको PS इंटू YA कितना है बताओ? 0.4, वो हमने पहले ही लिखी। अब बताओ, इस पूरे इक्वेशन में क्या एक ही अननोन आपको दिख रहा है X से? क्या वो निकल नहीं जाएगा बेटा? सॉल्व करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है X से, और X से निकल गया तो 1 माइनस वो कर दोगे Y, XA एंड XB निकल जाए
तो आपको पीएस भी मिल जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। इतना सिंपल था। इधर उल्टा चलना था हमें, वाई ए वाई बी चलना था। अब वो भी आ जाएगा, बिल्कुल आप डिवाइड कर लो तो भी आ जाएगा, आ जाएगा, डिवाइड करने से भी आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो मैंने तो यहाँ रिप्लेस कर दिया, आप कर लो चाहे जैसे मर्जी वैसे कर लो। निकल गया, कितना आ रहा है एक्स यहां से, एक्स इज इक्वल टू 4/9 आ रहा है तुम्हारा। कितने लोग का 4/9 आ रहा है? सुचेत नहीं किया गया इसको सॉल्व। 3/13 भी आ रहा है। लो अब यार ये कैलकुलेशन मैं समझाऊं क्या था, चेक करो, रीचेक योर कैलकुलेशंस क्विकली। फोर बाई नाइन आ गया, फोर बाई नाइन ही आ रहा है ना सबका, बताना पड़ेगा क्या? अरे भगवान, ऐसी चीज तुम लोग करोगे तो कैसे होगा। तो x से इतना मिल गया भाई, x भी इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 1 - 4/9 कर दो, आ गया। कितना आ गया है? अच्छा x से x भी मिल गया तो PS निकल जाएगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस। तो देखो इन्हीं इक्वेशंस को यार घुमा फिरा करके, अब तक आपको पूरे अगर इसमें देखो तो मैंने 3 चीजें बताई, एक राउल्ट्स लॉ, दूसरी डाल्टन्स लॉ का यूज कैसे करना है, यही ना, यही डिस्कस किया है ना, और इन दोनों को रिलेट करके हमें कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब बेसिकली सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईदर यू आर टॉकिंग इन वेपर फेज और यू आर टॉकिंग इन लिक्विड फेज, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यही 3 चीजों का तो मैंने यूज करके सारा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो अब आपको इक्वेशन इतने ही है बेटा, जैसे क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से आप लगाओगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। वी आर नाउ डन विद द आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, वी आर डन नाउ। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, नॉन आइडियल सोल्यूशन लेकर के डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेटिंग डालो, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन। अब आप देखो इसके 2 फॉर्म है, राइट, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। नॉन आइडियल में 2 केसेस बनते हैं बेटा, एक तो ये कि पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ना, पॉजिटिव ये केस बनता है, और दूसरा बनता है नेगेटिव डिविएशन। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ये मतलब क्या है भाई पॉजिटिव डिविएशन का, तो देखो इनके मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आइडियल का लिखा तो ऐसे लिखेंगे,
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। देखो दो तरीके हैं प्रेशर के, एक तो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दूसरा तरीका क्या है भाई, मैनोमीटर लगा के हम मेजर करें। तो मैं मेजर्ड वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं। व्हेन आई एम सेइंग पी ए, पार्शियल वेपर टू ए कंपोनेंट कम्स ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई राउल्ट से जो प्रेशर आया था उससे भी ज्यादा प्रेशर एक्चुअल में है? तो क्या मैं बोल सकता हूं P ऑब्जर्व्ड, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज बेसिकली ग्रेटर देन theoretical वेपर प्रेशर? या ऑब्जर्व को क्या मैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर भी बोल सकता हूं क्या, ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर? तो इसको इतने सारे तरीके से हम लिखते हैं। तो ये है, अगर ये है तो फिर कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अगर ए कंपोनेंट का है तो बी का भी ऐसे ही होगा। एंड सिमिलरली आप पूरी कहानी यहां लिख लो। फिर कितने लोग कह रहे हो कि सर फिर पी एस भी ग्रेटर होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस। अच्छा ये कितना होगा इसके बारे में कोई तरीका नहीं है कैलकुलेशन का, क्योंकि नॉन आइडियल है ना। ये वही वाली बात हो गई कि सर अगर आइडियल गैस है तो हमारे पास इक्वेशन है निकालने के लिए, कौन सा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नॉन आइडियल है तो हम मेजर करके ही निकालेंगे भाई। वॉन्डरवॉल इक्वेशन लगाते हैं लेकिन वो हर रेंज के लिए करेक्ट नहीं होता है, मैंने आपको बताया भी था ना, हर रेंज के लिए वॉन्डरवॉल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से आइडियल है तो हम राउल्ट्स लॉ का यूज कर लेंगे, नॉन आइडियल है तो हम कैसे चेक करें, तरीका क्या है, तो मैनोमीटर लगा के प्रेशर देखो और थ्योरेटिकली निकालो राउल्ट्स लॉ के थ्रू। अब दोनों निकालने के बाद मैच कराओ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर ग्रेटर आती है इनसे तो बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन। अच्छा अब आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि जब उनको मिक्स कर रहे हो आप तो नेचुरली उनके बीच में बॉन्डिंग ए एंड बी के बीच में जो सेकेंडरी फोर्सेज हैं, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है, वो वीक हो रहे होंगे या स्ट्रांग हो रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर वोलेटाइल हो गया, ये प्रेशर ज्यादा होने का मतलब मोर वोलेटाइल। तो बताओ वीक हो रहा होगा फोर्सेस फाइनली या स्ट्रांग हो रहा होगा, वीक, तभी तो मोर वोलेटाइल हो रहा है ना, तभी तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा आ रही है। इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि सर जब आपने ए एंड बी दोनों को मिलाया ना साथ में, तो जो प्योर फॉर्म में पी नॉट ए आता, इधर पी नॉट बी आता। अभी जब आप मिला रहे हो ए एंड बी को तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा आ रही है। कहने का मतलब द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी 2 times इज स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीकर देन इंटरेक्शन बिटवीन ए प्लस इंटरेक्शन बिटवीन बी। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कि ए बी के बीच में जो फोर्सेस अभी डेवलप हुए हैं, न्यूली डेवलप फोर्सेस, वो और वीक पड़ गए। एग्जाम्पल अभी मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, बट अगर ऐसा केस हो जाए तो उसको हम कौन सा केस मानेंगे बेटा, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आप यहां से शुरू कर सकते हो, ये पॉइंट नंबर 1 में लिक्विड बना लो एंड ए बी का इंटरेक्शन दिखा लो, फिर ये दिखा लो कि भाई ए और बी का जो इंटरेक्शन वो वीक पड़ गया एज कंपेयर टू ए एंड, फिर उसके बाद अब सेकेंड पॉइंट में इसको लिख लो, ये पहला पॉइंट है, ये सेकेंड है। थर्ड अब आ जाओ, देखते हैं थर्ड, देखते हैं इनके ग्राफ के बारे में स्टार्ट करते हैं ना, इनके ग्राफ। पहले आप ये लेआउट बना लेना, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। ये बना लेने के बाद आप फर्स्ट पॉजिटिव डिविएशन के अंदर ये सारे पॉइंट स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। हाँ जी, आइए देखते हैं ग्राफ के बारे में। बेटा बताओ, जब हम नॉर्मल केस में डिस्कस करते थे ना, एक्स ए इज इक्वल टू 0 से एक्स ए इज इक्वल टू 1 तक,
अगर हमारा ए ज्यादा वोलेटाइल था तो हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, पी नॉट ए, ये पी नॉट बी, और पीएस का ग्राफ ऐसा आया था। कब आया था ऐसा ग्राफ? जब वो आइडियल था। ध्यान है, ये ग्राफ कब आया था? जब ये, अभी मैंने क्या बोला कि पीएस इनके कैलकुलेशन से भी ज्यादा आ रहा है, यही ना? लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं लिमिटिंग केस में तो ये वैल्यू उसी के बराबर होगी। जब प्योर लिक्विड ए हो, जब सॉल्यूशन बना ही ना हो, तब तो आप कुछ भी, वो तो पी नॉट ए ही रहेगा। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट यही रखना है, लेकिन बीच में उसको बढ़ा के रखना है, तो नेचुरली ये कर्व जैसा हो जाएगा। नाउ दिस इज पीएस ग्रेटर देन दिस आइडियल वैल्यू, एंड लिमिटिंग पॉइंट्स पे जब प्योर ए एंड प्योर बी है, तब वो वैल्यू एज इट इज रहेगी, क्योंकि तब तो आपने मिक्सचर बनाया ही नहीं, तो सॉल्यूशन है ही नहीं टेक्निकली वो। अच्छा, फिर याद करो, ये पीबी का लाइन था और ये किसका लाइन है? पीए का। ये कब का है? जब वो आइडियल होता तब। तो मैं इसलिए उसको डॉटेड से दिखा रहा हूं, तुम लोग डॉटेड से ही बनाना। तो ये प्रेशर पीए का इस वैल्यू से भी ऊपर आ जाएगा, मैं ऐसे दिखा दूंगा। ये पीबी का प्रेशर भी इसके ऊपर आ जाएगा। सो प्लीज ड्रॉ दिस। यहां पे क्या एजम्पशन है? पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, मतलब लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल। एजम्पशन, assuming P naught A greater than P naught B। यही जो ऊपर खान ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखवाया है, उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, और कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल प्रेशर था, वो राउल्ट्स लॉ से जो हमने कैलकुलेट किया था उससे ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आने का मतलब क्या हुआ? उसकी हाइट ज्यादा होगी। तो हमारा जो आइडियल का केस है वो ये डॉटेड लाइन जो हमने आइडियल के केस में ड्रॉ किया था। इससे ज्यादा कैसे कर सकते हो? सेम पॉइंट से ज्यादा हाइट में रखो तो ये ऊपर आ जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने ऐसा कर्व बनाया, ऊपर कर दिया है। इस ग्राफ से भी ऊपर, इससे भी ऊपर, और सॉल्यूशन वाले से भी ऊपर, सबसे ऊपर है ना तीनों से। आ रहा है समझ में? इस संडे को अगर कंबाइंड टेस्ट नहीं हुआ तो मेरा सॉल्यूशन का, सिर्फ सॉल्यूशन का टेस्ट होगा, उस पर पूरी मेहनत करके आओ, सिर्फ एक टॉपिक पे, और ये किसी का भी छोटा नहीं है, सबको अपीयर होना है इसमें, ठीक है? मिटा दो, नोटेड। चलो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये बताओ बेटा, डेल्टा एच के बारे में क्या सोचते हो? मिक्स, जब आप मिक्सिंग कर रहे हो तो क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा? ध्यान से समझना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, ध्यान से समझ करके बोलना है। तो राइट आंसर है सर, ये एब्जॉर्ब करेगा। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि जो पहले वाले उनके बॉन्ड्स थे वो ज्यादा स्ट्रांग थे, और ये क्या है? तो आपने क्या कर दिया होगा कि भाई इनको ब्रेक कर रहे हो तो ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी, और एनर्जी कम निकल रहा होगा, तो नेट में इसने क्या किया? एनर्जी ले ही लिया ना। भाई आप 10 जूल दो, निकाले 5 जूल ही, तो उसने 5 जूल एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो डेल्टा एच, अब बड़ा सिंपल है याद करना यार, पॉजिटिव डिविएशन में पैरामीटर पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे, डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? खुद सोचो, वीक हो गए अट्रैक्शन या स्ट्रांग हुए? वीक हुए तो रिलेटिवली फैलेगा ना थोड़ा, स्ट्रांग हुए होते तो कॉन्ट्रैक्ट होता।
तो क्या बोलूंगा मैं कि सर ये भी पॉजिटिव होगा। इजी है यार, देखो सब पॉजिटिव ही आ रहे हैं, हायर वैल्यू ही आ रहा है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। मैं ऊपर मिटा दूं ये सब। यहां तक क्लियर है? चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा इसमें आपसे पूछना चाहूंगा डेल्टा एस सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग बताइए, सराउंडिंग बताइए क्या होगा, एंथैल्पी चेंज इन केस ऑफ सराउंडिंग। तो बताओ सराउंडिंग का मैंने क्या समझाया था बेटा, कि सराउंडिंग इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है, सराउंडिंग पूरा इन्फिनाइट तक फैला हुआ है कि उसमें आप टेम्परेचर का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर सकते, वो लगभग एक ही जैसा है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर सेम है तो इससे एनर्जी आप ले रहे हो या इसको एनर्जी मिल रही है, सिर्फ सिंपली Q/T करोगे, वहीं से आंसर आ जाएगा। तो बताओ इनके केस में आपने सराउंडिंग की एनर्जी को सिस्टम के अंदर ले आना, क्योंकि डेल्टा एच क्या है, तो बाहर से एनर्जी आप ले रहे हो तो इससे हीट अंदर आई ना, तो इसका नेगेटिव रखोगे, बोलो भाई, तो उसका अगर नेगेटिव रखोगे तो इसकी एंट्रोपी चेंज कैसी आएगी, नेगेटिव, मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी। अच्छा ये कितने लोग बोल रहे हैं कि सर डेल्टा जी तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि लेस देन 0, क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो रहे हैं। भाई अगर वो मिक्स नहीं होते तब तो मैं इसी पैरामीटर के बारे में कुछ बोल सकता हूं, ये तो पक्का मिक्स हो रहे होंगे। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट? एक लास्ट पोर्शन रह गया है इनका, बॉइलिंग पॉइंट का कट, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना ना, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां तक नोट कर लिया नीचे? मिटा दूं? देखो एक लाइन आता है, मैं पहले आपके लिए पढ़ देता हूं, सुना देता हूं, आप नोट कर लो, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। फॉर्म इसके बारे में, पॉजिटिव डिविएशन वाले जो सॉल्यूशन होते हैं, दे फॉर्म लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये वर्ड आता है, तो कोई मुझे समझाएगा व्हाट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? फॉर्म लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एनीबॉडी, एनी आइडिया? फॉर्म लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलो आओ समझाता हूं क्या है। देखो आपको याद है मैंने आइडियल के केस में एक बात आपको बताई थी कि बेटा जो इनका ग्राफ बनता है बॉइलिंग पॉइंट का, प्योर कंपोनेंट है या प्योर कंपोनेंट बी का, कुछ ऐसा बनता है जिसमें ऊपर वेपर है नीचे लिक्विड है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आप बना रहे हो तो उसका वेपर फेज का कॉम्पोजिशन में मैंने बताया था जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बढ़ता जाता है। यहां पे भी वो स्टोरी होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन पे एक ऐसा पॉइंट अचीव हो जाता है कि जिसमें जब वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में आ रहा है ना, उसमें कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ही नहीं आता। कहने का मतलब अगर लिक्विड में 1:3 रेशियो में है तो चाहे ए ज्यादा वोलेटाइल हो या बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेपर फेज में भी वो वही सेम कॉम्पोजिशन 1:3 लेके आए।
अब इससे गड़बड़ी क्या होगी? गड़बड़ी ये होती है कि आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जब लिक्विड भी 1:3, वेपर भी 1:3, आप उसको वापस कंप्रेस करके लेके आओगे लिक्विड फॉर्म में, फिर वो 1:3 का ही रह गया। तो आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, इवापोरेशन कंडेंसेशन, कभी आपका चेंज आएगा ही नहीं। किस चीज में चेंज नहीं आएगा? भाई कॉम्पोजिशन में। और जब कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आएगा तो क्या हम उनको प्योर कॉम्पोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर। और वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है जिसपे ये चीजें बन के आती हैं, इसी को बोलते हैं हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज देखो, आप बताओ, अगर मिक्सचर का कॉम्पोजिशन ये है कहने का मतलब जिसमें बी थोड़ा ज्यादा और ए थोड़ा कम हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। यहां की मैं बात करूं जिसमें बी हमारा भाई ये ए था ना, एक्स ए इज इक्वल टू 1, और ये एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना ये ए बी, ऐसे करके मैं देख रहा हूं, ठीक है। एक्स बी, यहाँ एक्स बी क्या है हमारा? कहने का मतलब आप अगर अलग अलग पॉइंट का पकड़ो तो हर पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट बदल रहा है, और बदलना भी चाहिए भाई, क्योंकि जब हम मिक्सचर मिला रहे हैं, और हमने बॉइलिंग पॉइंट सीखा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमने क्या सीखा था? जब ये 1 atm के बराबर, यही था ना। अगर आप अंदर का कॉम्पोजिशन एक्स ए एक्स बी बदलोगे तो उसका वेपर प्रेशर भी बदलेगा, तो उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन भी बदलेगा। बोलो, क्लियर है ना भाई? इनका प्रेशर भी उसी हिसाब से चेंज करेगा, वेरिएशन भी उसी हिसाब से चेंज करेगा। तो नेचुरली अगर आप ए एंड बी के कॉम्पोजिशन बदलते हो तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बदलना चाहिए। बदल भी रहा है, यहां पे ऐसा हो रहा है। लेकिन पता है, जैसे ही मैं ग्राफ बना के आपको सिखाता हूं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप में होता क्या है ना, तो आप और अच्छे से पकड़। या आपको अगर ऐसा रखना है तो आप कंपोनेंट स्विच भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है ना। ए इज मोर वोलेटाइल तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, तो चलो सॉरी, ए मैं यहां रख दे रहा हूं एंड बी यहां। और यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, और इस वाले स्टेज में क्या है? एक्स ए 0 हो गया, एक्स बी। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, ये जो कॉम्पोजिशन है दिस इज एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। और मैं इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जब हमने ये कॉम्पोजिशन लिया, कहने का मतलब एक्स ए की वैल्यू लगभग 0.8 एंड एक्स बी की वैल्यू 0.2, एक्स ए 0.8 है और एक्स बी 0.2। उस समय सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। यहां लिया, कॉम्पोजिशन बदला, अलग आ गया, यहां लिया अलग आ गया, यहां लिया, सॉरी बेटा मैंने क्या कर दिया, हाई बॉइलिंग कर दिया ना, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, माय बैड, राइट, मेरे से मिस्टेक हो गया, ये एक्सट्रीमली सॉरी, ये नीचे आता है, सॉरी। ना लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, ठीक ठीक। हाँ जी, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि जैसे मान लो आपने ये कॉम्पोजिशन लिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, कॉम्पोजिशन ये पकड़ा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये, कॉम्पोजिशन ये पकड़ा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये, एक बार ही कॉम्पोजिशन ये पकड़ लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आ गया। और मजेदार बात क्या है कि जब आप इस कॉम्पोजिशन पे लेते हो तो लिख के है, वेपर ऊपर है ना, नीचे लिक्विड है ना, तो इस लिक्विड का जो वेपर बन रहा होगा उसमें वेपर पे कॉम्पोजिशन बदल जाएगा। लिक्विड का कॉम्पोजिशन अगर ये है
तो वेपर का कॉम्पोजिशन ये हो जाएगा। कहने का मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो धीरे धीरे उसमें गड़बड़ी क्या हो रही है कि इस जगह पे जैसे ही वो पहुंच रहा है इस कॉम्पोजिशन पे, अब ध्यान से देखो, इसमें जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन है और वेपर का कॉम्पोजिशन है दोनों कॉन्साइड कर गए। लिक्विड ये है, वेपर ये, दोनों लाइन ही आपस में कॉन्साइड कर गई। कहने का मतलब भाई अब इस कॉम्पोजिशन पे आ गया ना, उसके बाद आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, लिक्विड से वेपर लेके जाओगे, फिर वही कॉम्पोजिशन रिपीट हो जाएगा और बार बारी कितनी बारी आप करते जाओ कभी चेंजेस आएंगे ही नहीं। इसलिए इस कॉम्पोजिशन को एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन को बोलते हैं या एजियोट्रॉप को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कैसा मिक्सचर हो गया वो? कहने का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अब फिक्स हो गया, क्योंकि भाई हर बार लिक्विड से वेपर फेज जब भी जाता है कोई चीज, जब भी लिक्विड से वेपर फेज में मैं जाऊं और वेपर को कंडेंस करूं तो उसमें कॉम्पोजिशन बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हर बार नया जो सोल्यूशन बन के आ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट बदलता है। लेकिन इनके केस में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस जगह पहुंच रहा हूं, इसमें लिक्विड का और वेपर का दोनों का कॉम्पोजिशन सेम हो गया। यानी आप ये कह सकते हो XA एंड XB, YA YB दोनों सब एक जैसे ही हो गए। XA XB का जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो YA YB का भी आ रहा है। 1:3 अगर सॉल्यूशन में है तो 1:3 वेपर फॉर्म में भी जा ही रहे हैं, और इसके बाद आप चाहे कितनी बार ट्राई कर लो, हर बार आपको 1:3 का ही मिलेगा। हर बार ही आपको बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने की कोशिश करोगे सेम। तो बियॉन्ड दिस एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन वी कैन नॉट सेपरेट देम। तो हर बार होगा। आपसे इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, आप ये कॉम्पोजिशन लो तो भी उसका वेपर इधर आएगा, फिर इसको लिक्विड बनाओगे यहां पहुंचेगा, फिर इधर घूम फिर के वो यहीं पहुंच रहा है। अगर ये इधर वाले साइड में लो तो भी घूम फिर करके यहीं पहुंच रहा है। तो खतरनाक चीज इसमें ये है कि कॉम्पोजिशन आप चाहे ए का ज्यादा लो या बी का ज्यादा लो, लास्ट में जब आप इवापोरेशन कंडेंसेशन कर रहे होगे तो एट द एंड उसको एजियोट्रॉप पे ही जाके रुकना है, और उसके बाद आप कितनी मर्जी ट्राई करते जाओ सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन को जो XA XB की वैल्यू आ रही है, XA एंड XB की वैल्यू आ रही है ना, इनको हम किसी तरीके से चेंज कर, क्या इनकी जो वैल्यू आ रही है इनको किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं? तो दिमाग लगाओ, वो तब चेंज कर पाएंगे XA XB की वैल्यूज को जब हम किसी तरीके से इंश्योर करो। ये किसका कर्व है भाई? बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। किसी तरीके से हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को ही शिफ्ट कर दें ऊपर नीचे। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट करने का तरीका है हमारे पास? हाँ जी सर, कौन सा प्रेशर चेंज करूं मैं? हाँ जी, एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये कॉम्पोजिशन भी बदल जाएगा, बट कभी ना कभी जरूर आएगा। हो सकता है अभी इधर, कभी और आगे चला जाएगा, कभी और आगे चला जाएगा, बट इसको आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हो, चाहे आप कितना भी ऊपर प्रेशर चेंजेस कर लो। हाँ, एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन बॉइलिंग पॉइंट ही आप बदल दो बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर मोर, तो वो भले बदल जाएगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर सेम रख, एक्सटर्नल प्रेशर सेम रख रहे हो तो ये कॉम्पोजिशन भी नहीं बदलता है। यहां तक क्लैरिटी आ गई? प्लीज मेक दिस ग्राफ एंड इसको ऐसे ही लिख लो, फॉर्म लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन का एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ए से भी नीचे आ गया है, बी से भी नीचे आ गया है, इसलिए मैं इसको लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहा हूं। जबकि नॉर्मल केस सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, पूरे लिक्विड का किसी भी कॉम्पोजिशन में आइडियल का जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग वो ए और बी के बीच में ही रहने वाला। देखो यहां पे क्या हो गया है, ए और बी के भी नीचे चला गया, तो नाम इसका मैंने क्या डाल दिया, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज जितना हो सके उसको लिखो, अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करो जो भी समझ में आया तुम्हें। क्या बेटा? लो नहीं, वो दूसरे केस में आएगा, नेगेटिव डिविएशन में। ठीक है, इसको नोट करो, नोट करो पहले, इसको बनाओ, बात करता हूं मैं। हाँ क्या बोल? यही तो खास बात है यार इसका,
यही तो खास बात है, आप कैसे भी कर लो घूम फिर करके यही आने वाला है, इसलिए तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है ना, ठीक है, इसलिए तो डिविएट कर रहा है राउल्ट्स लॉ से ना। पता दक्ष क्या पूछ रहा था कि सर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट यानी ए को अगर आप बी के साथ मिक्स करते हो तो बॉइलिंग टेम्परेचर तो घटना चाहिए, और यहाँ पे देखो वो दिख भी रहा है कि जैसे जैसे बी कम करो ए बढ़ाते जाओ, देखो बॉइलिंग टेम्परेचर नीचे आता जा रहा है। यहां कहानी क्या हो गई, चाहे इस साइड रहो चाहे इस साइड रहो, समझ में आ रहा है ना, उस लेवल के वो नीचे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नॉन आइडियल होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और ये बात जरूर लिख लेना बेटा, ये एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन के बियॉन्ड हम इसके बियॉन्ड इसके कॉम्पोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। और खास बात क्या है, एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन अचीव हो जाए तो उसके बाद हम जो उनका लिक्विड एंड वेपर का मोल फ्रैक्शन है वो सेम हो जाता है, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहले ग्राफ बना लो, मैं पॉइंट ऐड करा देता हूँ, ग्राफ बना लो। हाँ जी, नहीं जा सकते, तो वही एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर करके कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, प्योर फॉर्म में लेके आना बड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजियोट्रॉप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजियोट्रॉप। देखो एजियोट्रॉप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब, अब आप उसको बॉयल करो और फिर उसके वेपर को कंडेंस करो, फिर इसको बॉयल करो, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा क्योंकि उनमें लिक्विड एंड वेपर दोनों में रेशियो। तो आप लिखो this happens due to at azeotropic composition at azeotropic composition the mole fraction of liquid and the mole fraction of the vapor, the mole fraction of liquid and the mole fraction of vapor phase becomes identical with respect to each component. Liquid and mole fraction of vapor becomes identical with respect to each component. समझ रहे हो ना मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि भाई मोल फ्रैक्शन लिक्विड एंड वेपर का क्या होता है, वो तो कंपोनेंट का होता है ना। तो मोल फ्रैक्शन आप इसको और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर बिकम्स इक्वल। बात समझ पड़ा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि भाई लिक्विड एंड वेपर में जो पहले क्या होता था कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बढ़ता जाता था, जितनी बार आप इवापोरेट कर रहे हो उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रिचर एंड रिचर होता जा रहा है, यही होता था ना। हाँ एग्जैक्टली, कहने का मतलब अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो एक्स ए नाउ बिकेम इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इक्वल टू वाई बी, उसी को लिख लो मैथमेटिकली भी यार तुम लोग ना।
हाँ बाबा वो भी सही है यार। एक्स ए वाई ए इक्वल हो गए तो एक्स ए बाई वाई ए, एक्स ए बाई वाई ए विल बिकम 1, जो मर्जी कर लो अभी। आप समझ गए ना मैं जो बोलना चाहता हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस की बात है, ठीक है। खास बात क्या है, देखो ये ग्राफ से ही समझने लायक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल बी लोअर देन बोथ द कंपोनेंट, ये भी लिखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल बी लोअर देन बोथ द कंपोनेंट। ना देखो कुछ ऐसी बात हो गई मानो कि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन नहीं बल्कि प्योर लिक्विड जैसा हो गया, इजंट इट? क्योंकि भाई जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में है वही वेपर फेज में आने लग जाए तो वो डिफरेंस कहां हो रहा है? सॉल्यूशन कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो एक प्योर लिक्विड हो गया हो, ठीक है। तो चलो इसके बारे में कहानी हो गई। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। चलो भाई एग्जाम्पल्स में ऑब्जर्व, देखो जब कभी भी डिविएशन आती है प्रॉपर्टीज के अंदर, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं दिखाता हूं कि कहां पे आपको मिलता है। तो देखो इसके एग्जाम्पल में एक तो लिख लेना, ये सबसे फेमस सॉल्यूशन में ही ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। अभी ऐसा क्यों आ रहा है आप समझो, देखो आपको आइडिया लग जाएगा। वाटर के अंदर बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने हैं बेटा? हो रहे हैं? सबको ध्यान है ना? टेट्राहाइड्रल, अगर सॉलिड स्टेट की बात करूं तो मैं टेट्राहाइड्रल हो जाता है। वन वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड विथ 4। जबकि एल्कोहल में अगर आप देखो तो एक तरफ तो काम का स्पीशीज है पार्शियल पॉजिटिव जो ब्रिज का काम करेगा दूसरे किसी एल्कोहल के लिए, लेकिन दूसरे तरफ ये बिगाड़ने वाला स्पीशीज भी है, आर ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो ये जब भी इसके बीच में आएगा तो नेचुरली इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को वो अफेक्ट करने वाला है। तो इनके जो आपस की अट्रैक्शन थे, इनके आने के वजह से, एक वीक के आने के वजह से ओवरऑल अट्रैक्शन का जो वैल्यू है वो काफी डिक्रीज कर जाता है। समझ गए ना? तो इंप्योरिटी डालने से काफी फर्क पड़ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी एक अच्छे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीजों में थोड़ा वीक चीज डाल दो तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छे हो, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इनमें ज्यादा नंबर्स में है, इसमें कम नंबर में, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केसेस बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए एग्जाम्पल में याद करो मैंने क्या लिखा है आपको, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आइडियल सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि दोनों में डाइपोल ही रहेगा और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस से उतना फर्क नहीं आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस डाइपोल का सबसे एक्सट्रीम केस है, याद है मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ नया नहीं है। बट वो एक्सट्रीम जगह पे पहुंच गया है, उसकी वैल्यू को इतना एलिवेट कर देता है कि मोलर वेट ज्यादा होने के बाद भी कई बार बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वो डोमिनेट कर जाता है। किया था ना ये चीज, तो उसके पावर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंसेस हो तो उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप ये मिला लो इसके साथ, ये केस है जहां पे आपको देखने को मिलेगा, या किसी पार्शियली पोलर में लगभग नॉन पोलर चीज मिला दो तो भी आपको देखने को मिलेगा। पोलर प्लस नॉन पोलर ट्राई करोगे तब तो वो मिलेगा ही नहीं, सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, तो बात ही खत्म। तो जो वीकली पोलर हो उसके साथ दूसरा एक हाईली पोलर मिक्सचर मिला दो तो भी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ गए ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पॉजिटिव डिविएशन का यही है। बाकी मैं छोड़ता हूं आपके बुकलेट पे, उठा करके आप नोट डाउन करके यहाँ नोट करोगे, ठीक है? कुछ जगह छोड़ लेना। अदर एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, सीधे सीधे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि बताओ ये एग्जाम्पल है, ये कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, आइडियल होगा, नॉन आइडियल हुआ तो कौन सा होगा, पॉजिटिव डिविएशन केस या नेगेटिव डिविएशन। ठीक, चल एनसीईआरटी में चेक करो, कुछ तो काम करो घर से जाकर। तब ज्यादा नहीं है, 4-5 है मतलब वो काम के, वो समझ के लिए है बस ना। ठीक है, मिटा दो इसको। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेगेटिव डेविएशन, राइट इट डाउन।
तो भाई नेगेटिव डेविएशन के कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखवाना स्टार्ट करता हूं और फिर एक एक करते हैं। तो देखो नेगेटिव डेविएशन में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा वी लेस देन 0। अरे वहां जो था उसका ठीक उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा ना। अब भाई ये नेगेटिव क्यों आएगा? ये तभी आ सकता है जब लिक्विड ए बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाए एज कंपेयर टू ए प्लस बी एंड बी के अट्रैक्शन से। अगर ये ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया, तो यानी जो बॉन्ड बन रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और जो वीकर बॉन्ड्स है उनको तोड़ने में एनर्जी कम खर्च होगी। तो ओवरऑल अगर ये प्रोसेस देखो जहां पे ए और बी के अपने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और ए बी के फॉर्म हो रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है क्या? बिल्कुल नहीं। ये कौन से हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वही डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह के केसेस हैं। बस ये समझ आ रहा है ना बात? तो जब ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे केस में इवॉल्व एनर्जी ज्यादा होती है और कम होती है एब्जॉर्ब। ओवरऑल ये इवॉल्व भी होता है। अगर एनर्जी इवॉल्व होता है ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा भाई? ये नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया। अब ये कंप्रेस कर जाएंगे। तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग एंड इनिशियल वॉल्यूम अगर उन दोनों को ऐड करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, फिर अब प्रेशर के टर्म में मैं बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पी ए का जो वैल्यू है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा पी नॉट ए एक्स। सिमिलरली पी बी से ज्यादा होगा पी नॉट बी एक्स बी, या यूं कह लो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, लेस वोलेटाइल हो गया आप ना। तो पीएस की वैल्यू विल बी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ग्राफ के बारे में बात करोगे सर तो वही सेम अजम्पशन जो मैंने लिया था वही करना है। ये आइडियल वाले हैं, स्ट्रेट लाइन होता है। इस बार कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर ये कितने लोग समझ पा रहे हो कि इस बार सब नीचे आ जाएगा सर? तो इनको आप आइडियल वाले को डॉटेड से बनाओ, इनको ऐसे नहीं, सब नीचे कर लो वैल्यू से नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा ये लिख लिया। अच्छा डेल्टा जी बताओ भाई, डेल्टा एस सराउंडिंग बताओ। अब इसने हीट सप्लाई किया ना सराउंडिंग को, तो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी तो ऑफ कोर्स लेस देन 0 हुआ क्योंकि स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जा रहे हैं। जब तक वो मिक्स हो जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स नहीं हो जबरदस्ती करना पड़े तो ही डेल्टा जी। अच्छा उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर्म्स हाई बॉइलिंग, बोलिए। हाँ जी, एजियोट्रॉप। अब हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहने का मतलब वो जो मैंने पहली बारी गलती से डायग्राम बना दिया था वही। ये बॉइलिंग टेम्परेचर ए का है, ये बी का है, इधर बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर वो आइडियल होता तो सबको मालूम है कि कर्व ऐसे जाना चाहिए और वेपर का ऐसे जाना चाहिए अगर आइडियल होता तो। अब अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो ऐसे केस में हर केस में यहाँ पे दिस इज एजियोट्रॉपिक। देखो इसकी बॉइलिंग, ये जो पॉइंट है ये ए से भी ज्यादा है, बी से भी ज्यादा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दिस एजियोट्रॉप इज हायर देन बोथ द कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा नहीं है, दोनों से ज्यादा है। और आइडियल के केस में आपको मालूम है ना ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है, ए और बी के बीच में आता है। तो देख लो कैसे होगा।
Got it? So this is forming high boiling azeotrope. So forms high boiling azeotrope. Azeotrope का वही स्टोरी है जो मैंने पहले बताया था, वही यहाँ पे है. अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, पता है इसके एग्जाम्पल ज्यादा है रिलेटिवली. चलो कुछ सोच करके बताओ. मान लो बेटा, ध्यान से सुनो, एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है और पता नहीं इतनी बार ये एग्जाम में पूछा है ना. CHCl3 along with acetone. CHCl3 का नाम क्या है भाई? हाँ जी, क्लोरोफॉर्म. और CH3 डबल बॉन्ड हो, CH3 का नाम क्या है? एसीटोन. तो हमारा ये इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेगेटिव डिविएशन. अब ये क्यों है, आप खुद दिमाग लगाओ. बताओ, अगर प्योर ये फॉर्म लेते तो इसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता. प्योर फॉर्म ये ले लूं तो इसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता. लेकिन बेटा जैसे ही दोनों को मिला देते हैं ना, दोनों को मिक्स करने के बाद जैसे ही आप दोनों को मिला देते हो, इस पे पहले ही 3-3 क्लोरीन मिल करके इस कार्बन पे ऐसे ही प्रेशर बना रहे हैं, तो ये खींचता है और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जो कि पहले नहीं था. पहले इसके पास पोलैरिटी तो हाइड्रोजन के पास थी, बट इनफ. याद है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने एटम को हम कंसिडर करते हैं? मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड. क्यों ये तीन, क्यों नहीं क्लोरीन को लेते, जबकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम? तो मैंने बताया था बेटा, जैसे ही साइज बढ़ेगा फोर्सेस कम हो जाएंगे. जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका फॉर्मूला क्या है? K(Q1Q2)/R². आप साइज बड़ा करो, तो क्लोरीन के एटम का साइज काफी बड़ा है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाइड्रोजन और उसके बीच में काफी बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे लिए काफी वीक हो जाता है. तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे इसके पास हाइड्रोजन पे पोलैरिटी है, बट अगर वो क्लोरीन के साथ खुद ट्राई करे बनाने के लिए तो काफी बेकार हो जाएगा. यहां प्रॉब्लम है ना. लेकिन ऑक्सीजन के साथ बन सकता है क्योंकि इस पे इनफ नेगेटिव है, तो बेटा ये बन जाता है हाइड्रोजन. इसलिए प्योर क्लोरोफॉर्म के अंदर पोलैरिटी होने के बावजूद नहीं बन पाता है. इसके पास ऑक्सीजन होने के बावजूद हाइड्रोजन यहां पे ऐसा नहीं है जो हाई इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हमें चाहिए दोनों, हमें दोनों ही चाहिए. हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम बोलते हैं कि HOH में बन रहा है, अच्छा उसके पीछे क्या रीजन है? कि भाई यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं. ऑक्सीजन पे इनफ नेगेटिव चार्ज भी है, साइज भी छोटा है, और हाइड्रोजन पे इनफ पॉजिटिव है. तभी तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो तो अच्छी बात है, और तभी तो बोलते हैं ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बन सके वो काफी अच्छा बने. तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, लेकिन यहाँ कार्बन हाइड्रोजन होने की वजह से इसके ऊपर इनफ पोलैरिटी नहीं है, तो इसलिए बॉन्ड ही नहीं बन पाता है. तो इसके पास एक एडवांटेज था, एक एडवांटेज इसके पास था, अब दोनों मिले तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. तो दिस अट्रैक्शन इज वे मोर डोमिनेटिंग देन द अट्रैक्शन इन CHCl3 एंड द अट्रैक्शन इन एसीटोन. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने. दूसरे कौन से हैं? भरे पड़े हैं यार लिक्विड्स में, पता है कौन से? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं. कोई भी एसिड ले लो उठा करके, कोई एसिड ले लो, HNO3 ले लो, HNO2 ले लो, कोई एसिड ले लो. अगर किसी एसिड को आपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया या किसी प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया, जिनके पास लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, या आप HNO3 का एग्जांपल ले लो अलोंग विथ एल्कोहल C2H5OH, इन सभी जगहों में बताओ एसिड, ये अच्छे एसिड हैं? अरे वीक भी होते तो अपना H+ आयन देंगे ये, और अपना H+ आयन कोई दे दे तो खुद क्या बन जाएगा? आयन. एक नेगेटिव बन जाएगा और दूसरा. अब कितने लोग बोल रहे हैं सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी ये नेक्स्ट लेवल का केस है, क्योंकि जहां प्योर आयन ही आ गया वहां पे तो और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगा भाई. अरे हम यहाँ Q1Q2/R², यहाँ Q1Q2 ही अपने हाईएस्ट फॉर्म में आ गया.
तो इस वजह से जैसे ही कोई कंपाउंड आयोनाइज हो जाए वाटर के अंदर और वो खुद पहले लिक्विड हो, HNO3 इज अ लिक्विड, H2SO4 इटसेल्फ इज अ लिक्विड, वो और वाटर दोनों को मिक्स कर दो या उसको अल्कोहल को इकट्ठे मिक्स कर दो, तो बेटा यहां से H+ निकल के इसके पास आ जाएगा, इसको भी आयन बनाएगा और खुद भी आयन हो जाएगा और खूब सॉल्वेट होंगे वो सब सॉल्वेंट से, तो अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गर हो गया। तो ऐसे केस में ये सारे एग्जांपल्स भी आते हैं, तो आप लिख सकते हो एनी एसिड विथ प्रोटिक सॉल्वेंट, एनी एसिड विथ प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल में आप लिख लो HNO3 प्लस वाटर, HNO3 प्लस C2H5OH, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप करेंगे विच इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर। एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस अल्कोहल, अंडरस्टूड। तो यहां तक सबको समझ आ गया, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, ये सारी कहानी खत्म हो गई भाई, बोलिए। तो दैट इज इट अबाउट आइडियल बाइनरी एंड नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। एक केस इनका आता है वो बिल्कुल ही अलग था, उसके बारे में कभी अलग से मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसका लेना देना इनसे नहीं है। जब ऐसे कॉम्पोजिशन को मिक्स कर दो जो एकदम मिलना ही नहीं चाहते एक दूसरे, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, सब नहीं मिलना चाहते, या यूं कह लो क्लोरोफॉर्म चलो फिर भी केस हो गया, थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो सकती है। मैं बोल दूं CCl4 प्लस वाटर, एक एकदम ही नॉन पोलर हो गया, दूसरा पोलर एंड प्रोटिक भी है। तो इन केसेस को कैसे हैंडल करते हैं वो बिल्कुल अलग डिस्कशन है, उसको कभी और करूंगा। तो आप हेडिंग डालो लास्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा, नॉन वोलेटाइल में दो कैटेगरी आती है, एक तो खुद सॉलिड इन लिक्विड, या अगर दूसरा लिक्विड के साथ लिक्विड बना रहे हो उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का काफी बड़ा गैप होना चाहिए, एक का अगर 100 के आसपास है तो दूसरा 150, 170, 180 ऐसे होना चाहिए, राइट। इसलिए मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं डिलिबरेटली, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, ये लास्ट केस है। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solution of non-volatile solute in liquid solvent, right? ठीक है, तो यहां पे भी हमें आइडियल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इस बार नॉन वोलेटाइल हो गया, ध्यान से समझो। तो यहां एक प्रॉब्लम आती है, कौन सा, कि जैसे सर मान लो आपने शुगर ले लिया, ये नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है भाई, इसका वेपर इजीली बनेगा क्या, नहीं, लिक्विड का वेपर इजीली बनता है। अगर शुगर प्लस वाटर ले लिए तो ये हमारा वोलेटाइल है, और ये सॉलिड है तो नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम ना वाटर के अंदर जितना मर्जी करें उतना शुगर थोड़ी ना डाल सकते, क्योंकि ये सैचुरेट हो सकता है लिक्विड के साथ, ऐसा प्रॉब्लम। इसलिए हमने मोल फ्रैक्शन 1 एक कंपोनेंट से लेकर दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 तक के सारे केसेस देख लिए। यहां डिस्कशन हम करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का, क्योंकि हम कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें हम मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर 1 कर दें, क्योंकि वो डिसॉल्व भी नहीं होगा उतना। कहां डिसॉल्व हो पाएगा भाई, 0.9 का जो नहीं हो पाएगा। आप 1 ग्राम सॉल्यूशन के 1 ग्राम ले लो वाटर और उसमें 99 ग्राम ट्राई करो भरने के लिए, शुगर हो पाएगा क्या? तो चलो मैं फिर भी ग्राम में बोल रहा हूं, मोल के टर्म में सोचो, 1 मोल का मतलब 18 ml, यही ना। 1 मोल वाटर मीन्स हाउ मच, 18 ग्राम, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो 18 ml। 18 ml में क्या आप 99 मोल 99 शुगर, 30, कौन सा शुगर ले लें हम लोग, कौन सा लेना चाहते हो? शुगर में तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। नॉर्मल अगर लेना चाह रहे हो तो हमारा वही C, बोलो 12H22O11 है। अब अगर उसका एक मॉलिक्यूलर वेट देखो अकेले का, सिर्फ उसी का अकेले देख लो, C12H22O, तो बेसिकली वो ऐसा है, isn't it?
अब आप H2O का 11 टाइम्स यहीं पे वेट हो गया और कार्बन यहाँ पे 12 है, तो मिला करके देख लो बहुत ज्यादा हैवी है यार ये। 99 मोल मतलब लगभग 100 मोल मान करके देखो उसका वेट कितना आएगा, निकालो। इसका मोलर वेट बताओ, जल्दी बताओ। थ्री 3000 ना, अगर मान लो 100 मोल लिया तो 3440, लगभग 3000 भी मान लो यार। उतने ग्राम को आप 18 ml में कभी डिसॉल्व कर पाओगे? कभी पॉसिबल ही नहीं है यार ऐसा केस। इसलिए जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का लेते हैं तो उसमें आइडियल सॉल्यूशन का यहां पे भी कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ता है। उसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट नहीं हुआ तो सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी। यहां पे भी आइडियल का लगभग वही लेना है कि आपको इतना ही मिलाना है जिससे डेल्टा एच में कोई चेंजेस ना आए। समझ गए ना? तो अगर आप इस कैटेगरी का मतलब आप नॉन वोलेटाइल एंड इसके सोल्यूट का आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो बेटा, तो इसकी भी कैटेगरी यही होनी चाहिए कि इट मस्ट बी डाइल्यूट। दूसरा, डेल्टा एच इतना मत मिक्स करो भाई कि वो कोई चेंजेस आए। मतलब यही बात है कि यार इतना ही कम मिक्स करो कि कोई खास चेंज आए ना। डेल्टा वी मिक्सिंग भी वही कहानी है भाई। इंट्रोपी तो आपको मालूम ही है कि भाई सॉल्यूशन का सिस्टम का बढ़ेगा ही, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है किसका? व्हेन नॉन वोलेटाइल इज मिक्स्ड विद वोलेटाइल, डाइल्यूट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ मिलाया जाता है, ऐसे सॉल्यूशन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी ना कंफ्यूजन आ जाता है। पूरा सॉल्यूशन पढ़ लेने के बाद ऐसा लगता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सॉल्यूशन। गलत है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दो सॉल्यूशन ओनली where one component is non-volatile and the other is volatile। तो पहला स्टार्ट यहीं से करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये लिख लिया ना तुम लोगों ने? अरे यार कैसे होता, जल्दी लिखो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक। characteristic of ideal solution containing non-volatile solute and volatile, तो उसके फटाफट लिखो। डाइल्यूट होना चाहिए डेल्टा एच। नहीं, क्यों तुम मिक्स कर रही हो? तुम्हें जल्दी करना है इसलिए तुम क्या देखो क्या क्वेश्चन देख रहे हो क्या? डेल्टा जी सर इसका भी लेस देन 0 होगा। मैंने बोला हाँ। तो बोल रही लेकिन सर हमें तो वो शुगर डाल करके चम्मच से पूरा बकायदे मिलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे एफर्ट तो डाला। मैंने कहा मत डालो, तुम्हें जल्दी उसको घोलना है इसलिए तुम कर रहे हो। छोड़ दो रात भर के लिए, सुबह देखो ऑटोमेटिक घुल जाएगा। तो भाई स्पीड की बात मत करो, काइनेटिक्स की बात मत करो, स्पॉन्टेनिटी की बात करो। अपने आप होगा, हो सकता है साल लग जाए किसी को होने में, हमें टेंशन नहीं है, होगा अपने आप ही हो। हाँ जी, नहीं ये सिस्टम है, सराउंडिंग तो 0 होगा ना जी। कोई हीट चेंज ना हो तो सराउंडिंग सिस्टम है, ये सिस्टम ग्रेटर देन। चलो मिला दूं, मैं हटा दूं, लिखो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखो। हाँ जी, तो सबसे पहले समझना है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, राइट? तो देखो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई भी ऐसा फॉर्मुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करे, उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि कौन सा सॉल्यूट लिया है, आपने नमक ले लिया है या चीनी ले लिया, फर्क ना पड़े, इससे फर्क ना पड़े। वो सिर्फ उनके नंबर, कितने मोल आपने शुगर के लिए हैं
पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरीके से कितने मोल अपने सॉल्ट के लिए हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे प्रॉपर्टीज को, ऐसे सेट ऑफ सारी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आ जाएगी जो हमारे सिलेबस में है, वो 4 पढ़ना है। कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा आता, भी लिखो नहीं मैं लिखवाऊंगा, दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट आता है डिप्रेशन इन पॉइंट, और लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 ही है बस, ठीक है, बहुत आसान है ये टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, हाँ एक चीज ध्यान रखना है, मैं एक चीज और मिस कर गया इसमें, जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये सारा डिस्कशन किसके लिए हो रहा है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन। अच्छा एक और कंसिडरेशन है, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो वाटर के अंदर जाकर के एसोसिएट या डिसोसिएट भी ना करे। हालांकि जब मैं राउल्ट्स लॉ लिखवाऊंगा तो इसके अंदर इंक्लूड कर लूंगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं उसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहा हूं, बाद में एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में अलग से डिस्कस कर लूंगा। तो लिखो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is that property which only depends on the concentration of the solute particles, or number of the solute particles, concentration of the solute particle, or the number of the solute particle, but does not depend on किस पे डिपेंड नहीं करता है? does not depend on, हाँ yes does not depend on, बोलो, the nature of solute particle, does not depend on the nature of solute particle। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या मैं बोलो? सारे नॉन वोलेटाइल ही हैं, ऐसा नहीं हो कि एक वोलेटाइल ले लो। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ उसके नीचे एक और पॉइंट लिख लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are the properties associated with non-volatile solute in liquid solvent। Colligative property is the property associated with a solution which have non-volatile solute with volatile solvent। Colligative property is the property of that solution which have non-volatile solute and volatile solvent। समझ में आया ना? सिर्फ उसका ही है, ऐसा नहीं कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर दिए किसमें, इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म मिला करके उनमें ढूंढने लग गए, उनमें कभी नहीं मिलेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की। अंडरस्टूड? तो कौन सी वो प्रॉपर्टीज है भाई, कौन सी वो प्रॉपर्टीज है? तो उनके मैं लिस्ट आपको बता दे रहा हूं अभी जो हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले नाम लिख लो। अब इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? इसको फॉर्मूले में से लिखते हैं, ध्यान से सुनो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये है रिलेटिव लोअरिंग। अभी समझाता हूं मैं, ठीक है, अभी बस इतना लिख लो। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी, टीबी का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है? डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डेल्टा टी एफ, और लास्ट है कौन सा पार्ट? हाँ जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से। ठीक है, इन चारों के फॉर्मूला भी चाहो तो आप यहीं खत्म कर लो, ताकि ये चैप्टर खत्म हो गया अब, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये क्या होता है? दैट इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। ये किसके बराबर होता है? Kf इंटू मोलैलिटी। अब ये सब क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। और ये क्या होता है? CST। और ध्यान रखना, डरना मत, ये C का मतलब मोलैरिटी, S का मतलब जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, उसका यहाँ सिंबल बदल दिया गया है, वही है 8.314 लिख लो अगर आप SI यूनिट में लिख रहे हो, नहीं तो फिर 1/12 यानी 0.0821 अगर आप ATM लीटर में लिख रहे हो। हाँ बेटा, R लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग फॉर्चुनेट है कि वो वैल्यू वही मैच कर गई, मतलब समझ रहे हो ना। तो भाई अब ये बड़ा अजीब सा चीज हो जाएगा ना, बोलो मैं PV इक्वल टू NRT, कायदे से तो वही हो रहा है ये ना। तो ठीक है, चलो आगे देखें, इसलिए उसको R लिख नहीं रहे। हाँ, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, S इज द वही सेम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू वही। हाँ बेटा, सोल्यूट सभी में कंसंट्रेशन सोल्यूट का ही है, सोल्यूट पे डिपेंडेंट है ना। देखो ना, ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? सोल्यूट पे। ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि यूरिया है तो अलग होगा, ग्लूकोज है तो अलग होगा, सबके लिए सेम होगा ना। बोलिए, इतना लिख लिया। अब आ जाइए, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आज के क्लास में, और बाकी की चीजें हम लोग देखेंगे अगली बार, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला कि भाई अगर आप टॉपिक पढ़ो तो क्या नाम लिखा हुआ है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। मुझे ये बताओ, वेपर प्रेशर घट रहा है, क्या करने से घट रहा है? कि किसी लिक्विड, कोई लिक्विड है मान लो, चलो वाटर ही ले लेते हैं, तो भाई P0 था उसका। अब जैसे ही मैंने इस वाटर में, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ऐसे केस में बोल रहा है कि ऊपर का जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, इसके हिसाब से कि PS भाई कम हो जाएगा P0 से। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम ऐड कर दें किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, चाहे वो कम क्वांटिटी में ही ऐड करे, डाइल्यूट ही क्यों ना बनाए, क्या उसका वेपर प्रेशर कम हो जाना चाहिए? तो आओ देखते हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए कम। आओ समझते हैं कैसे। याद करो, मैंने PS का एक ही फॉर्मूला बताया आपको, P0A XA प्लस P0B XB, जिसमें भाई ये P0A P0B किसका किसका था? के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के वेपर प्रेशर थे, यही था ना। अच्छा, अब इधर क्या हो गया भाई? एक हमारा सोल्यूट हो गया है और एक सॉल्वेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूरा पूरा लिखेंगे, प्लस दूसरे का, कितने लोग बोल रहे हैं नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ही 0 हो गया। अरे जब उड़ ही नहीं रहा हवा में तो फिर कहां से वेपर प्रेशर आएगा? वो 0 हो गया, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सही टर्म गायब हो गया। तो कितने लोग कह रहे हैं PS इज इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। और सबको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आप सोल्यूट थोड़ा भी मिला दोगे तो दिस विल बी लेस देन 1। आप इससे छोटी क्वांटिटी से P0 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो कम ही हो जाएगा ना P0 से, बोलो। तो दैट इज वाई वी कैन से दैट PS मस्ट बी लेस देन P0। तो अब एक काम करते हैं, लोअरिंग निकालते हैं कितना हुआ। अब लोअरिंग निकालते हैं कितना हुआ, कितना लोअरिंग हुआ भाई? तो लोअरिंग कितना हुआ? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप बोलोगे भाई पहले कितना था P0, अब कितना हो गया PS? ये हो गया लोअरिंग, यही बोलोगे ना। अच्छा, फिर रिलेटिव लोअरिंग,
वो क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS इज द लोअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्रेशर P नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग। अब इसको हम थोड़ा निकालते हैं, वैल्यू कितना आएगा बताओ, लोअरिंग का वैल्यू कितना आएगा, ये P नॉट था, PS कितना था बेटा, P नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, यू गाइस। अच्छा P नॉट कॉमन निकाल लोगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं P नॉट इंटू एक्स ऑफ सोल्यूट, कैसे P नॉट, हाँ जी 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। भाई दोनों का कंपोनेंट का सम कितना होता है 1, सबको समझ पड़ रहा है, ये कैसे लिखा। अब बताओ अगर मैं वापस P नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्या है, सिंपली एक्स ऑफ सोल्यूट आ गया। तो कितना सिंपल डेरिवेशन है यार, इसका कुछ यूज नहीं करना है, जो पुरानी चीजें पढ़ी वहीं से टाइप कर लिया। फिर से समझाता हूं, हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाया इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल है तो इसका अपना P नॉट 0 होगा, P नॉट 0 है तो सेकंड कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कुछ आया ही नहीं, तो जो वेपर प्रेशर हमने निकाला वो लेस देन P नॉट आ गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालो वो लेस देन 1 ही होता है, अनलेस वो 100% वही हो। तो ये लेस आ गया, तो हमने निकाला पहले लोअरिंग, लोअरिंग निकाला तो P नॉट माइनस PS, और PS की वैल्यू उठा के यहीं वाली डाल दी, P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब जब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया P नॉट बाहर निकल के 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और हमें एक रिलेशन मालूम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो भाई अब यहां से मैंने निकाल लिया 1 माइनस सॉल्वेंट की वैल्यू मैंने सोल्यूट डाल दी, ठीक है, अब वो यूज कर लिया। अब पूरे को लोअरिंग को अगर P नॉट से डिवाइड कर दूं तो ये रिलेटिव लोअरिंग हो जाता है, तो P नॉट से डिवाइड करो, ऊपर नीचे दोनों P नॉट गायब हो गया, तो ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आ गया। क्लियर हो गया, तो यहीं से लिखना शुरू करो। लिखो, when non volatile solute is added, हाँ बेटा वही, when non volatile solute is added, when non volatile solute is added किसमें, in a volatile liquid, the vapor pressure of solution decreases, vapor pressure of solution decreases। ना, अब बताओ वेपर प्रेशर, चलो ये तो हो गया, मैंने मैथमेटिकल आपको प्रूफ दिखा दिया ना। पूछता है कि भाई मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये स्टोरी आ रही है। तो आप सोचो, जब किसी चीज को आप नॉन वोलेटाइल चीजों से मिला दोगे तो वो क्या करेगा, वो उस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ा देगा, बोलो, और सरफेस पे भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो सरफेस पे जो पहले सिर्फ प्योर वाटर के मॉलिक्यूल थे जो इवोपोरेट हो रहे थे, अब इनके वजह से इन पे जो डेंसिटी है उनकी वो काफी डिक्रीज कर गई पर यूनिट, अगर मैं एरिया की बात करूं तो ऐसे केस में इवोपोरेशन का रेट इन्होंने लो कर दिया। तो जब भी कोई नॉन वोलेटाइल चीज डाल देते हो तो सॉल्यूशन की डेंसिटी वो बढ़ा देते हैं, जिससे रेट ऑफ इवोपोरेशन वो खराब कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम आता है। और मैथमेटिकली तो हमने प्रूफ देख भी लिया, तो ये बात लिख लो, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट increases the density of solution, non volatile solute increases the density of solution and decreases the rate of evaporation and decreases the rate of evaporation. Understood? अब इतना लिखने के बाद बेटा अब आप ये नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो, प्योर है तो कैसा है, सॉल्यूशन हो गया तो कैसा हो गया। ये PS, ये P नॉट, एंड फिर मैथमेटिकल ये डेरिवेशन कर लो पूरा यहां तक कर लो, ठीक है। हाँ आइडियली मैन, आइडियली तो है, आइडियल के लिए तो डिस्कशन कर रहे हैं हम।
समझ गए? यहां पे एजम्पशन क्या है? दैट सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन एसोसिएटेड इन नेचर। कहने का मतलब अगर मैं 1 मोल लूं सोल्यूट का तो 1 मोल ही रहे, वरना नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे ना। अब मान लो मैंने 1 मोल NaCl लिया, वो तो पानी के अंदर जाने के बाद 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल क्लोराइड आयन दे दिया। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोल्यूट अभी कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल तो हो ही, साथ में कैसा होना चाहिए? तो यहां पे बल्कि यहां पे केस लिख भी लेना, इफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बेटा जो ब्रेक करें आयंस के फॉर्म में ना, एंड नॉन एसोसिएटिव इन नेचर। इतना लिखने के बाद तब स्टोरी शुरू करना। ये लिखो, ये लिखो, यहां लिखो और फाइनली इस जगह पे रुक जाओ, खत्म। क्या है? कुछ नहीं है अब, बस खत्म हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। अगली क्लास में इसके आगे बढ़ता। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी, इसकी सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा।